Okay, so here's a quick go through of systematic errors जिसके अंदर इंस्ट्रूमेंटल एरर आ जाता है जब इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट हो। अब उस इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर चार चीज़ें आ जाती हैं। एक इनहेरेंट शॉर्टकमिंग जैसे वेयर एंड टेयर की वजह से इंस्ट्रूमेंट की एजिंग हो गई हो, या इस तरह का कोई कैलिब्रेशन एरर इंस्ट्रूमेंट के अंदर आ चुका हो ड्यू टू द शॉर्टकमिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक फिनोमेना है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का आम ज़बान में मकसद ये है कि लेट से मेरे पास कोई भी वोल्टेज सर्किट है, प्लस माइनस वोल्टेज है, एक लोड है और एक इंटरनल उसकी कोई लेट से रेजिस्टेंस है और एक लोड है मेरे पास। अब अगर ये बिल्कुल सही स्टेट पे वर्क करे, इसके साथ अगर कोई चीज़ इंटरफेयर करनी शुरू हो जाए, लेट से इसके ऊपर कुछ बम्बार्डमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर हो और इसके अंदर कोई पॉजिटिव नेगेटिव कोई वोल्टेज में इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो जाए, तो हम इस इंटरफेरेंस को भी स्टडी करेंगे। तो इसकी बात की जा रही है कि थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम का यूज़ किया जाता है इसके लिए कि बहुत लंबे हमारे पास अगर सर्किट्स हों तो हम उनका बेसिकली लोड के साथ इंटरेक्शन हमने स्टडी करना होता है ना। तो अगर हम वी थेवेनिन निकालेंगे तो उसके साथ सीरीज़ में लगता है जेड थेवेनिन, और अगर हम आई नॉर्टन निकालेंगे तो उसके साथ पैरेलल में लगता है जेड नॉर्टन। ठीक है, इसको निकालने का तरीका ये होता है कि सबसे पहला काम होता है कि आपने जेड थेवेनिन निकालना होता है। ठीक है, जेड थेवेनिन और जेड नॉर्टन तकरीबन एक ही चीज़ होते हैं। आप उसका तरीकाकार ये होता है कि आप सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज अगर वो वोल्टेज है तो उसको शॉर्ट कर देते हो, करंट को ओपन कर देते हो और फिर अपना सर्किट की जेड इक्विवेलेंट निकालते हो। वो बेसिकली आपका जेड थेवेनिन होता है। और वोल्टेज ऐसे निकलता है कि आप फिर जो एंड वाला पॉइंट होता है उसके ऊपर लगाते हो। लेकिन अभी हम सिंपल केसीएल से भी वोल्टेज निकाल लेंगे, इसमें इतना बड़ा नहीं होगा, आगे हम एग्जांपल्स में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब ये बात ये कह रहे हैं कि लेट अस कंसीडर वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम हैविंग थेवेनिन वोल्टेज सोर्स। मतलब ये ऑलरेडी उसने थेवेनिन कैलकुलेट किया हुआ है, कोई भी एग्जांपल गिवन। अब अगर नहीं थेवेनिन कैलकुलेटेड है तो हमने निकालना कैसे, वो आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, थेवेनिन इम्पिडेंस, ठीक है, लोड इम्पिडेंस जेड एल, ठीक है, जो कि ये है मेरे पास, केबल रेजिस्टेंस आर सी एंड इंटरफेरेंस वोल्टेज वी आई। अब ये बात अंडरस्टैंड करने वाली है कि जब इंटरफेरेंस की बात हो रही है ना, तो वो ऑब्वियसली इंटरफेरेंस ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस हो रही है। ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती है। फॉर एग्जांपल एक केबल है, वो लाहौर से शुरू हुई है और उसने पिंडी तक आना है। ठीक है, अब उस पिंडी तक आते आते चूँकि इतना ज़्यादा डिस्टेंस है, सोर्स लाइक कोई जनरेटर अगर लाहौर में लगा हुआ है और यूज़ वो अगर पिंडी में हो रही है, तो सोर्स और लोड में इतना, रिसीवर में इतना डिस्टेंस है कि इस डिस्टेंस के दरमियान बेसिकली हमारा इंटरफेरेंस हो सकती है। अब चूँकि इतना ज़्यादा डिस्टेंस है, इसलिए जो केबल लॉसेस है ना, वो नेग्लिजिबल नहीं रहते। ठीक है, और उनको मिमिक करने का तरीका ये है कि उनकी हम टोटल वैल्यू आर सी कंसिडर करते हैं। लेकिन एक हम, ज़ाहिर है दो केबल्स होती है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो एक को हम जाते हुए कंसिडर कर लेते हैं, फिर वो लोड के साथ लगती है, दूसरे को हम वापसी के पाथ पे कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जाते वक्त एक हो जाती है, एक वापसी के पाथ पे, टोटल ये बन के सीरीज़ में है तो आर सी बनाती हैं। तो हम इसको डिवाइड बाई 2 कर देते हैं ताकि दोनों पाथ का वो हो जाए। हम इसको एक भी कर सकते हैं, बट सिंपल ये तरीका कार है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव नेगेटिव भी है, तो अगर इसने इसके नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जाके कनेक्ट होना है तो वो ये भी दो केबलें लगेंगी, इसलिए हम दो रेजिस्टेंसेस लगाते हैं बेसिकली। ठीक है, तो अब ये बात करें कि अब अगर तुम्हें वी एल चाहिए तो वी एल तुम्हें कैसे मिलेगा कि तुम इसके अक्रॉस बेसिकली पहले वी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो आप पहले इसके अक्रॉस आई कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब आई आपका कैसे कैलकुलेट होता है, आपको पता है कि आपका जो सर्किट है उसके अंदर वोल्टेज कितना है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, आई इज इक्वल टू वी बाय आर। अब ये टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट की और ये टोटल वोल्टेज है सर्किट का। बस सिंपली ये वी बाय आर किया तो पूरे सर्किट का आई आ गया, और वो आई हमें जो कंपोनेंट चाहिए वो हमने वी एल जेड एल के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। अगर मैं इस इक्वेशन को छोड़ के सर्किट का के वी एल से करंट लूप निकालना चाहूँ तो वो यूँ करके लूप लगता है। ठीक है, तो वो आ जाएगी मेरे पास आई जेड टी। ठीक है, ये वाली, फिर ये यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये आ जाएगा मेरे पास नेगेटिव वी टी, क्योंकि मैं यूँ जा रहा हूँ, राइट। फिर मेरे पास आ जाएगा, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो मेरे पास माइनस वी आई हो जाएगा। ठीक, उसके बाद मेरे पास आर सी बाई टू दो दफ़ा सीरीज़ में आएगा तो वो ऐड हो जाएगा। करंट तो आई है ना, तो आई आर सी, ठीक है, और फिर आई जेड एल। ठीक है,
इज इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर मैं आईज यहाँ से कॉमन लूँ और ये वी टी वी आई दूसरी तरफ ले जाऊँ तो ये सिंपली मेरे पास बन जाएगा वी टी प्लस वी आई ओवर जेड टी प्लस आर सी प्लस जेड एल। तो ये इधर जाके इधर आई कॉमन लोगे ना तो ये पीछे बचेगा, तो ये इधर जाके डिनोमिनेटर पे चले जाएगी जो कि ये बन जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे ये बात समझ आ रही है इस इक्वेशन से कि अगर मेरे ये दोनों चीज़ें बहुत छोटी हों या ये चीज़ इनसे बहुत बड़ी हो तो मैं इनको इग्नोर कर सकता हूँ, और अगर मैं इनको इग्नोर कर दूँ तो जेड एल से कट जाएगा, तो जो मेरा वी लोड होगा ना वो बिल्कुल इक्वल होगा मेरा जो वी थेवेनिन और वी आई है। और मेरा मकसद भी तो एट द एंड ऑफ द डे यही है ना कि मेरे लोड को मैक्सिमम वोल्टेज मिल जाए। तो अब बेसिकली वो कंडीशन कैसे मेरी अप्रूव हो रही है, अगर मेरा जेड एल इज़ मच मच ग्रेटर देन आर सी प्लस जेड टी। अच्छा, ये चीज़ ना हमने आगे के लिए नोट करनी है कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि जेड एल इज़ मच ग्रेटर देन आर सी और जेड टी, और इस वाले पॉइंट का जो वोल्टेज है ना वो वही है, वो बेसिकली सर्किट पूरे सर्किट का वोल्टेज है वी टी प्लस वी आई। क्योंकि हम इसको 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 बहुत छोटा कंसिडर कर रहे हैं, तो वी इज़ इक्वल्स टू आई आर होता है ना, तो जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होगा। अगर ये बहुत छोटी हैं, इनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कम है कम है कम है नेग्लिजिबल है, तो सारे का सारा वोल्टेज इधर आ जाएगा, ड्रॉप कुछ नहीं होगा। ठीक है, हम ये बात अभी अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, मज़ीद उसने एक छोटी सी बात ये कह दी है कि जो अक्सर ये इंटरफेरेंस होती है ना वो हम डेसिबल्स में कैलकुलेट करते हैं। डेसिबल्स में ऐसे कैलकुलेट करते हैं एस ओवर एन, यानी सिग्नल ओवर नॉइज़। अब इसका अगर पावर के साथ करोगे तो उसका 10 लॉग पावर ऑफ द सिग्नल डिवाइडेड बाय पावर ऑफ एन, और सिग्नल आपका बेसिकली वो जो वी थेवेनिन है ना वो होगी, वो वाली पावर होगी, और ओमेगा एन बेसिकली जो वी आई से जो पावर जनरेट हो रही है वो होगी, मतलब इंटरफेरेंस वोल्टेज से। अगर मैं इस सर्किट को 2 मिनट के लिए वी आई इसमें से हटा दूँ तो फिर जो मेरी पावर है सर्किट की, ठीक है, और अगर मैं वी टी हटा दूँ वी आई से करूँ तो फिर जो पावर है उससे डिवाइड होगी। ठीक है, या फिर ये चीज़ इक्वल है 20 लॉग ऑफ वी टी ओवर वी आई डेसिबल सिंपली। तो एस ओवर ए सिग्नल एंड नॉइस पावर 10 वी टी, इफ वी टी इज इक्वल टू 1 मिली वोल्ट एंड वी आई इज इक्वल टू 0.1 मिली वोल्ट। ठीक है, 1 डिवाइड बाई 0.1, तो सिंपली इसको कैलकुलेटर में डालें, हमारे पास 20 डेसिबल आ जाएगा। अगर हमने वोल्टेज के हिसाब से की, अगर हम करंट के हिसाब से यही सर्किट कंसिडर करना चाहें तो आई नॉर्टन हमारे पास ये होता है जेड एन। अब ये आई नॉर्टन इधर जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, एक इधर और एक इधर। मुझे लोड के हिसाब से चाहिए, राइट, तो मैं इस पाथ का निकालना चाहूँगा। अब करंट डिवाइडर रूल का सिंपल फार्मूला ये होता है कि आपने करंट डिवीजन चेक करनी है ना, आप ओरिजिनल करंट लिखो। ठीक है, ओरिजिनल करंट टाइम्स द करंट टाइम्स द रेजिस्टर जो हमें नहीं चाहिए। बेसिकली हमने ये वाला करंट अभी डिसाइड करना है ना, तो ये वाली जो ये तीनों रेजिस्टेंसेज हैं, ये नहीं, दूसरी वाली रेजिस्टेंस जो कि जेड एन है डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस विच इज़ जेड एन प्लस आर सी प्लस जेड एल। ठीक है, ये करंट डिवीजन का रूल होता है। और वोल्टेज का सिंपल ये होता है कि जो वोल्टेज है टाइम्स जिस साइड की आपको चाहिए या जिस लोड की आपको चाहिए वो इधर की आ जाती, और फिर इस तरह आ जाता। ठीक है, तो ये सिंपली उसने करंट डिवाइडर रूल लगाया है। अब जब इस बात का हमें करंट पता चल गया तो मैं इस वाली चीज़ का वोल्टेज निकाल सकता हूँ, राइट, तो मैं वी एल निकाल सकूँगा। मेरे पास ये करंट है और दिस मल्टीप्लाई बाय जेड एल हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, यही उसने आगे किया होगा। हाँ, अब उसने छोटी सी बात ये की है कि ये तो हो गया नॉर्टन की वजह से करंट। अब जो वी आई की वजह से करंट होगा, ठीक है, 2 मिनट के लिए अज्यूम करो ये चीज़ नहीं है। अब इसकी वजह से जो करंट होगा वो बेसिकली क्या होगा, वही वोल्टेज डिवाइडर रूल, तो वो भी होगा वी आई, सॉरी वी आई, वो होगा बेसिकली जो इन सारे लोड के अंदर से करंट कर है। तो मेरे पास वी आई मेरा वोल्टेज है, और ये जो इन तीनों में से फ्लो कर रहा है वो आर सी प्लस जेड एल लोड है मेरे पास। ठीक है, और जेड एन भी है तो प्लस जेड एन। अब इन तीनों में से फ्लो कर रहा है, 2 मिनट के लिए हमने जूम किया, ये चीज़ नहीं है, ऑफ है। ठीक है, तो अब यहाँ से मेरे पास बेसिकली आई जो कि बेसिकली इंटरफेरेंस की वजह से वो आ जाएगा। तो अब जो जेड एल है ना उसके पास दो करंट्स आ रहे हैं, एक ये इंटरफेरेंस की वजह से और एक अगर ये वी आई ऑफ कर दो इसकी वजह से, जो अभी हमने आई कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो सिंपली ये दोनों उसने लिख ली हैं, आई प्लस आई वन जेड एल। आई हमने निकाला है, उसकी वैल्यू है आई एन, और ये चीज़ ये जेड एल के साथ आ गई, और आई वन जेड एल हमने अभी ये निकाला है वी वन टाइम्स दिस चीज़ आ गई।
अब इसमें नॉर्टन वाले में इसकी नॉर्मल हमारी प्रैक्टिस कोशिश ये होती है कि जेड एन इज़ मच ग्रेटर देन आर सी प्लस जेड एल सो दैट द मैक्सिमम करंट इज़ ट्रांसफर टू द लोड। अब जो बात गौर से देखने वाली है ना, बात दोनों दफ़ा में एक ही हो रही है कि वोल्टेज ड्रॉप ना इस जगह पर इनमें मिनिमम हो, जो इधर वोल्टेज है वही इधर हो। ठीक है, अब इस वाले केस में हमें जेड एल को बड़ा रखना पड़ रहा है बाकी दोनों से, ताकि इधर वोल्टेज वोल्टेज मैक्सिमम आए और इधर बेसिकली सारे का सारा वोल्टेज ट्रांसफ़र हो जाए। सिमिलरली अब अगर ये वाली कन्फिग्रेशन है तो हमें Zn को बड़ा रखना पड़ेगा ZL से, ताकि इस वाले लूप का करंट मैक्सिमम हो जाए। इस वाले लूप में करंट तब मैक्सिमम होगा ना, ये वोल्टेज डिवाइडर रूल है, जब ये न्यूमरेटर बड़ा होगा और ये चीज़ छोटी होगी। तो अब Zn जब बड़ा होगा जितना, तो फिर इधर ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। जब इधर ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो वोल्टेज इधर ज़्यादा होगा, राइट। V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, तो हमने मैक्सिमम इधर करंट फ्लो कराना है, तो जितनी ज़्यादा ये वाली रेजिस्टेंस बड़ी होगी, जितने इस पाथ में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, उतना करंट इधर फ्लो करेगा ज़्यादा। ठीक है, तो ये वाली बात है। अब हम सपोज करते हैं कि जेड एन इज़ मच ग्रेटर देन आर सी प्लस जेड एल। तो अब अगर हम ये वाली चीज़ निगलेक्ट कर दें तो ये जेड एन से कट जाएगा। सिमिलरली ये वाली चीज़ निगलेक्ट कर दें तो ये वी आई जेड एल ओवर जेड एन बच जाएगा मेरे पास। ठीक हो गया। दोनों दफ़ा में सिंस ZL इज़ मच ग्रेटर देन ZN द कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉइज़ वोल्टेज टू द आउटपुट वोल्टेज इज़ नेग्लिजिबल इन करंट ट्रांसमिशन। ये बात करें, हमने अभी बोला ना बहुत ग्रेटर है, तो लेट से ये 10 है और ये 10,000 है, तो अब VI टाइम्स 10 ओवर 10,000, दिस होल टर्म इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, तो जो VL है ना वो ज़्यादातर इसी वजह से ही है, लाइक वो आई नॉर्टन की वजह से ही है। उसकी इंटरफेरेंस वाली चीज़ बहुत छोटी है लेकिन है ज़रूर। ठीक है, तो ये बस बातचीत है। अगेन मकसद हमेशा क्लियर रहना चाहिए कि ज़्यादा मतलब हमारा जो बेसिक मकसद है ना वो ये है कि वी एट दिस नोड शुड बी वेरी इक्वल टू वी एट दिस नोड विच इज़ बेसिकली VT। ठीक है, तो अब एक और चीज़ उसने फिनोमेना डिस्क्राइब किया कि अगर हम एक और कॉमन मोड इंटरफेरेंस निकालें। कॉमन मोड इंटरफेरेंस का ये बात है कि दोनों साइड के ऊपर प्लस लगे उसका। ठीक है, वैसे तो इधर दरमियान में थी तो एक प्लस था एक माइनस था। अब उसका इधर भी कोई वोल्टेज है इधर भी कोई वोल्टेज है, वेयर अ कॉमन वोल्टेज VC इज एडेड टू बोथ साइड्स ऑफ द सिग्नल सर्किट। ठीक है, तो अब इस ऐसे केस में क्या होगा मेरे पास। अब अगर इस पॉइंट की मैं नोडल इक्वेशन लिखना चाहूँ तो वो VA है मेरे पास। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि इधर का सारा करंट इधर आ जाता है क्योंकि ये मैंने बहुत छोटी मानी होती हैं, तो VT तो आ ही गया। ठीक है, सिमिलरली ये भी इसी पॉइंट के अक्रॉस है, लाइक इस लोड के अक्रॉस है और इसके बाद ग्राउंड है, तो ये भी बेसिकली VC भी मेरा इसके अंदर ऐड हो जाएगा। और अगर हम इसको नॉर्मली दूसरी तरह करना चाहें तो अब मुझे पता है कि मेरा इस पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव VC पोटेंशियल है। ठीक है, तो इवन अगर मैं KCL भी लगाऊँ ना यूँ करके, ठीक है, ये माइनस है प्लस है, लेट्स इसको प्लस इसको माइनस कहते हैं, और यहाँ पर ये प्लस होगा तो माइनस आप यहाँ पे कंसिडर करोगे जो भी। तो अभी भी अगर आप देखो ना, ये इसका प्लस, ये एक VT आ रही है यहाँ से और मेरे पास यहाँ से एक VC आ रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर मेरे पास बेसिकली दो वोल्टेजेस आ रहे हैं, मूविंग इन भी अगर मैं यूँ कंसिडर करूँ। ठीक है, ये प्लस से माइनस यूँ डायरेक्टेड है ना, माइनस से प्लस, प्लस से बाहर निकलता है, और ये भी प्लस से ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है। तो इस पॉइंट के ऊपर मेरे पास ये भी वोल्टेज आ रहा है, ये भी वोल्टेज आ रहा है। हम इन सारी चीज़ों को इग्नोर नहीं कर रहे हैं। अगर तो इग्नोर करनी है तो इनको लिखने का क्या मकसद है, इनकी वजह से अफेक्ट होता है, लेकिन इंटरफेरेंस के लिए हम कह रहे हैं कि हमारा चूँकि मकसद ये है कि यहाँ से मैक्सिमम ये ट्रांसफ़र हो, इसलिए इनका इफेक्ट मिनिमाइज़ हो जाता है। ठीक है, और अगर हम VB की बात करें तो VB इज़ इक्वल टू सिंपली VC। ठीक है, तो अब अगर मैंने V लोड देखना है तो V लोड इज़ बेसिकली VA माइनस VB, राइट। तो VA अगर मैंने बोला है कि वो VT प्लस VC है, और VC अगर मैंने बोला है कि वो VB अगर मैंने बोला है कि वो VC है, तो दिस माइनस VC तो VT। तो अब ये मेरी इक्वेशन बिल्कुल मुझे अच्छी लग रही है कि यार VA पे बेसिकली पूरे का पूरा VT आ गया जो कि मैं चाह रहा था। ठीक है, तो दस दिस शोज दैट द कॉमन मोड इंटरफेरेंस वोल्टेज डज नॉट अफेक्ट द वोल्टेज अक्रॉस द लोड। यही तो हम चाह रहे थे कि सारे का सारा वोल्टेज लोड पर ट्रांसफ़र हो जाए, और कॉमन मोड इंटरफेरेंस ने अफेक्ट नहीं किया है। हाँ, अलबत्ता सीरीज़ मोड इंटरफेरेंस कुछ करती है लेकिन उसका बहुत कम अफेक्ट होता है। ये सीरीज़ मोड इंटरफेरेंस है, ठीक है, करती है लेकिन इसका अफेक्ट बहुत कम होता है क्योंकि ये अभी हमने स्टडी की है, ये बहुत छोटी रेशो है। अब एक और बात आ जाती है मल्टीपल अर्थिंग की। मल्टीपल अर्थिंग का सिंपली ये मतलब है, आपने एक सर्किट लिया, आपने उसको यहाँ से अर्थ कर दिया,
और आपने वही सर्किट आप आपस में कहीं और कनेक्टेड है और आपने उसको दूसरे पॉइंट से भी अर्थ कर दिया, ठीक है। अब अर्थ इज़ बेसिकली व्हाट, देयर इज़ सम काइंड ऑफ इन्फिनिट रेजिस्टेंस, राइट, कि आपने उसको ग्राउंड कर दिया। अब उसमें बेसिकली यही है ना कि इस पॉइंट और बेसिकली जो अर्थ के मॉलिक्यूल्स हैं उसके दरमियान बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। तो अब इस पॉइंट का ये मकसद है कि लेट से फॉर एग्जांपल फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस ये अर्थ आपस में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं है, या फिर इस अर्थ पे जो इस जगह है सॉइल की कंसंट्रेशन ऐसे है, वाटर रेशो ऐसी है, या उसके अंदर जो कंटेंट्स हैं उसके वो ऐसे हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस कम है उसकी और यहाँ पर रेजिस्टेंस उसकी ज़्यादा है, ठीक है। तो अब दिस एरिया इज़ लेस रेजिस्टेंस एंड दिस एरिया इज़ मोर अर्थ टूवर्ड विद रिस्पेक्ट टू दिस एरिया, सो देयर माइट बी दैट सम करंट शुड स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम लेस अर्थ टू मोर अर्थ, ठीक है। इस पॉइंट को ऐसे नहीं समझना कि कोई लेस अर्थ होता है या मोर अर्थ होता है, बल्कि ऐसे समझना है कि मल्टीपल अर्थिंग की वजह से जो वोल्टेज इम्बैलेंसेस होते हैं ना उनकी वजह से एक एरिया की रेजिस्टेंस या वो चीज़ ज़्यादा हो सकती है जिसकी वजह से इनके दरमियान करंट फ्लो पैदा हो सकता है। हमने इस चीज़ को भी इनकलकेट करना है, ठीक है। अब ये मल्टीपल अर्थिंग करनी क्यों है, बात ये कि आप सेम जगह पे कर दो, लेकिन हमने जो एग्जांपल पढ़ी थी वही लाहौर से पिंडी वाली। अब ये ट्रांसमिशन लाइनें बहुत दूर होती हैं, एक सोर्स है और एक रिसीवर है, एंड देयर माइट बी थाउजेंड्स ऑफ माइल्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम। तो सोर्स अपनी तरफ से ग्राउंड करेगा, रिसीवर अपनी तरफ से ग्राउंड करेगा, बट इनकी जो ग्राउंडिंग है ना वो ग्राउंडिंग के दरमियान कोई पोटेंशियल नहीं कॉज होना चाहिए। अगर कॉज हो जाए तो हम उसको कैसे डील करते हैं। Although the Earth's potential is assumed to be zero, it may not be so everywhere owing to existence of leakage current from heavy electrical equipment. As a result, if the circuit is grounded at multiple points, if a potential difference exists between those points, then series and common mode interference may occur in measurement. अब ये इंटरफेरेंस की भी एक एग्जांपल है। तो अब हमने ये सिचुएशन अज्यूम करनी है जो कि हम पहले ऊपर पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें हमने अज्यूम करना है कि जेड एल इज़ मच ग्रेटर देन जेड टी प्लस आर सी। क्यों अज्यूम करना है, ताकि जो मेरा बेसिक बात है कि सारे का सारा वोल्टेज लोड को पहुंच जाए वो बात हमेशा वैसी ही रहे, ठीक है। तो अब अगर हम ये बात अज्यूम करते हैं, साथ ही हम अब चूँकि नई कंडीशन हमारी ये है कि कोई लीकेज इम्पिडेंस है एट द सोर्स जेड एस एंड रिसीवर जेड आर। अब इसको सर्किट को मैप करने का ना सिंपल सा तरीका है। हमें पता है कि मेरा वी टी है कुछ, ठीक है, और मेरी उसकी जेड टी कोई इम्पिडेंस है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख ली। फिर वो ये मेरी सोर्स वाली साइड है, ये मेरी रिसीवर से जा रही है तो कुछ कॉपर लॉसेस हैं, और यहाँ पर मेरा लोड आ गया, ठीक है, रिसीवर आ गया, लोड रिसीवर ही है ना जेड एल, ठीक है। तो ये मेरा जेड एल आ गया। अब ये जेड एल से चूँकि रिसीवर पे दूसरी लाइन वापस भी आती है ना, तो ये मेरी आर सी बाई टू, आर सी बाई टू, आर सी बाई टू, ये तो मेरी होगी वो। अब मैंने करना ही है सोर्स वाली साइड भी ग्राउंड, ठीक है। अब वो लेट से मैं किसी रजिस्टर के थ्रू करता हूँ, ठीक है, आई एम सेइंग दिस एज जेड एस, ठीक है, जेड सोर्स, और ये मैंने इधर कर दिया ग्राउंड। और यहाँ से मैंने सोर्स रिसीवर वाली साइड भी करनी है ग्राउंड। ये लेट से मैं किसी इम्पिडेंस के थ्रू करता हूँ, लेट से भी कॉल इट जेड आर। अभी लाइन की लॉसेस भी हो सकती हैं, कॉपर की भी हो सकती है, हर चीज़, ठीक है, और ये मैंने ग्राउंड कर दी। अब जो प्रॉब्लम है ना, जो कि पॉइंट है वो ये है कि देयर इज़ लीकेज इम्पिडेंस at the leakage impedance at the source ZS and receiver ZR exist। ये ZS ZR ये सोर्स थी, इससे ये वोल्टेज और ये जा रही थी, ये जनरेट हो रही थी, and therefore a voltage difference exists between the earth points of the at the source and the receiver। अब इनका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, VE where S to E, मतलब S पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, E लोअर पोटेंशियल पे है, ठीक है। इसने ये बात की है कि देयर एग्जिस्ट अ वी ई विच इज़ पॉजिटिव एट सोर्स एंड नेगेटिव एट वो, हम ये कंसिडर करते हैं चीज़ को, ठीक है। और चूंकि अब ये कोई उसके साथ वायर भी होगी ऑब्वियसली, तो हम इसको ये भी कंसिडर करते हैं कि ठीक है इसकी भी कोई रेजिस्टेंस होगी, ठीक है, और ये यहाँ पे जाके कनेक्ट हो गया। तो अब जब इस सर्किट में करंट आई फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, उसको हम आई ई का नाम दे रहे हैं अर्थ का। और अब जो हमारी बातचीत चल रही है ना, अब हम इस अर्थ को इग्नोर कर देते हैं, हम इसी को अर्थ मानते हैं। क्यों? क्योंकि अगेन अब ये पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो ये पॉजिटिव हाइयर से लोअर पे जा रहा है,
तो अब ये इसको अगर हम लोअर कह रहे हैं तो ये वाली साइड वुड बी एट लोअर पोटेंशियल देन दिस साइड, ठीक है। तो हम 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं कि ये भी ग्राउंड हुआ हुआ है यहाँ से, क्योंकि बेसिकली ये पोटेंशियल डिफरेंस इसका कॉज कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बेसिकली ग्राउंड ज़ीरो नहीं है, बल्कि ये जो प्लस ये वाला VSVE है, ये पोटेंशियल है। अब इसी सर्किट को उसने ऐसे करके ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। मैंने आपको याद मतलब करा दी थी वो चीज़। अभी भी एम नहीं भूलना, इस वाले ऊपर वाले पॉइंट का तो ये एम है कि VA शुड बी इक्वल्स टू VD, ठीक है, क्योंकि इस सर्किट का तो यही काम है ना कि सारे का सारा वोल्टेज इस लोड को मिल जाए, ठीक है। तो अब अगर हम इसकी इक्वेशंस देखें और यहाँ पर इस लूप को स्टडी करना चाहें, इसकी वजह से अफेक्ट को स्टडी करना चाहें, ठीक है, तो ये मेरे पास एक नोड है VC, ठीक है। अब मैं VC के ऊपर अगर KCL लगाता हूँ, ठीक है, VC के ऊपर KCL लगाने से मेरे पास एक VE है, मतलब ये VE सोर्स है, और मेरे पास क्या है, इनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप्स हैं, राइट। VC के ऊपर पोटेंशियल मेरे पास कितना होगा, VE जो कि इसका सोर्स है, माइनस द पोटेंशियल ड्रॉप्स एट दीज लोड्स, यही होगा ना। फॉर एग्जांपल मेरे पास प्लस माइनस एक रजिस्टर है और एक इधर भी रजिस्टर है। अब मुझे अगर इस रजिस्टर के अक्रॉस चाहिए है तो वो दिस माइनस ड्रॉप एट दिस होगा। तो अगर मुझे एट दिस पॉइंट चाहिए तो वो दिस माइनस दिस का ड्रॉप होगा, ठीक है, जितने भी ZR लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, अब मैंने ये बात इंपॉर्टेंट याद रहे, मैंने इसको बेसिकली अपना ग्राउंड माना हुआ है, ठीक है। तो अब अगर मैं ये वाला लूप कंप्लीट करना चाहूँ तो वो गेम यहाँ से आ रही है, ये ZS से होकर, ZE से होकर, VE से होकर, और ये ग्राउंड पे जा रही है। तो अब जो मेरा इस सर्किट में जो ये करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, IE, वो बेसिकली क्या है, VE माइनस IE, और IE के पास कौन कौन सी लोड्स आ रहे हैं, ZS आ रहा है और ZE आ रहा है, ठीक है। ये ऊपर क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ से ग्राउंडेड है ना, तो ग्राउंड नीचे ही जाएगा करंट, ठीक है। ये वाला करंट भी यहाँ से नीचे ग्राउंड हो रहा होगा, ठीक है। तो ये ZS माइनस ZE होगा, ये वाली चीज़, ठीक है। और ये VC है बेसिकली। अब VB क्या होगा, सिंपली I इसके ऊपर से जो फ्लो कर रहा है वो IE है ना, और वो ZR से सीधा ग्राउंड हो रहा है, ठीक है। तो वो IE ZR हो रहा है। और अगर VD की बात की जाए जो कि VA ही होगा, क्यों VA होगा, हमारा मकसद ही सारा ये है। हमने इनको इतना छोटा रखा होता है कि हम अज्यूम करते हैं कि ये इधर इधर सारा लोड ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो VA के ऊपर अब क्या वोल्टेज होगा, तो VA के ऊपर ये इस पॉइंट का वोल्टेज होगा, ठीक है। अब इधर से हमारे पास ये VT आ रहा है, और यहाँ से हमारे पास हमने ये चीज़ डिसाइड की हुई थी कि यहाँ तक ये वाला वोल्टेज आ रहा है, तो इस पॉइंट का वोल्टेज ये है। तो बेसिकली VD की अगर बात की जाए तो इसको ये वोल्टेज मिल रहा है, और ये भी तो सीरीज़ में ही लगा हुआ है ना, माइनस प्लस, ठीक है, और ये माइनस प्लस। तो वोल्टेज अगर दो सीरीज़ में लगे हों तो वो ऐड होते हैं ना, ठीक है। तो अब इसीलिए VC तक ये आ गया वोल्टेज और यहाँ तक ये आ गया, तो ये दोनों ऐड हो गए, और ये वोल्टेज तो हम कह रहे हैं सेम है, तो VA विल बी इक्वल्स टू दिस थिंग, दिस वोल्टेज। अब इससे आगे हो क्या रहा है, इससे आगे हो ये रहा है कि VB को वो कह रहे हैं वो कॉमन मोड है, क्यों, क्योंकि वो ग्राउंड हुआ है, ठीक है, कॉमन मोड इंटरफेरेंस है। अब है तो ये जो पूरा सर्किट है ये इंटरफेरेंस की वजह से ही है ना, ये इंटरफेरेंस हो रही है, वरना तो इसके क्रॉस के करंट ही ना फ्लो कर रहा होता। हाँ, यहाँ से IE ना फ्लो कर रहा होता तो ये ज़ीरो ही होता ना, ठीक है। तो अब इसको इंटरफेरेंस कह रहा है, और VB चूँकि हमने निकालना है तो IE ZR है। अब IE की बेसिकली क्या वैल्यू है, IE की जो बेसिक वैल्यू है वो तो ये है ना कि IE इज़ इक्वल्स टू VE टाइम्स ZE प्लस ZS प्लस ZR प्लस RC/2, क्योंकि ये सारी रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं ना, तो इन सारे का सम होगा, ठीक है। तो ये चीज़ उसने यहाँ पे लिखी हुई है, और ये वाला ZR उसने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया ये मैंने अभी चीज़ सारी आपको यहाँ पे बना ऊपर लिख के दी थी, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास VB आ जाएगा। अब मेरे पास VA भी आ गया, VB भी आ गया। मैंने लोड के अक्रॉस बेसिकली वोल्टेज निकालना है, VA माइनस VB करूँगा सिंपली, ठीक है। VA मेरा ये निकला है, VB मेरा ये निकला है, तो अब अगर VA माइनस VB करें और इसमें भी आप IE की वैल्यू पुट कर दें तो आपके सिंपली क्या बनेगा, VE माइनस IE ZE प्लस ZS प्लस VT
माइनस आई ई जेड आर जो कि वी बी है, ठीक है। आई ई यहाँ से आप कॉमन ले लें तो जेड ई प्लस जेड एस माइनस, सॉरी ये माइनस का साइन है, तो माइनस 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 के साथ कॉमन लेंगे तो ये भी प्लस जेड आर हो जाएगा, और ये वी ई एज इट इज़ रहेगा, पीछे वी टी एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो अब अगर इस वाली टर्म को 2 मिनट के लिए देखो, क्या लिखा हुआ है, वी ई माइनस आई ई टाइम्स जेड ई प्लस जेड एस प्लस जेड आर, मतलब कि सॉरी, ठीक है, ये लिखा हुआ था ना। अब अगर 2 मिनट के लिए इस लूप को कंसिडर करो तो वी ई माइनस आई ई टाइम्स दिस ऑल, अब ये बेसिकली तो वोल्टेज है ना, इसका बेसिक मतलब है आई ई जेड ई माइनस आई ई जेड आर माइनस आई ई जेड एस, मतलब वी ई में से इसका ड्रॉप भी माइनस कर दो, इसका ड्रॉप भी माइनस कर दो, इसका ड्रॉप भी माइनस कर दो, तो पीछे क्या बचेगा, सिर्फ ये वाली चीज़ बचेगी ना। अब एक टोटल चीज़ 100 है, 100 में से 100 के 4 अगर शेयर्स हैं तो 100 में से अगर 3 शेयर्स माइनस कर दोगे, -25 -25 -25, तो पीछे तो 25 बचेगा जो कि एक शेयर है। तो सिमिलरली अब इससे अगर आपने ये सारे इनके वोल्टेज ड्रॉप्स माइनस कर दिए तो पीछे तो सिर्फ ये वाला वोल्टेज ड्रॉप बचेगा, और ये वोल्टेज ड्रॉप बेसिकली क्या है, आई ई आर सी बाई 2, राइट, आई ई एंड द इम्पिडेंस। तो यही चीज़ बेसिकली उसने यहाँ पर लिख दी है कि वी दिस होल थिंग इज इक्वल टू आई ई आर सी बाई 2 प्लस वी टी। ये काम करने का हमें फ़ायदा क्या हो रहा है, दस वी फाइंड दैट द सीरीज मोड इंटरफेरेंस इज दिस वी ई आर सी 2 जेड एस प्लस जेड ई प्लस जेड आर प्लस आर सी। ये आई ई की उसने वैल्यू लिखी है, आई ई की वैल्यू यही है ना, वी ई जेड एस प्लस जेड ई प्लस जेड आर। मेरी सॉरी, मुझे नहीं पता वीडियो कब से पॉज है, तो मैं एक जनरल सा रिकैप दे देता हूँ। ये सोर्स साइड है, रिसीवर साइड है, उसने मुझे बोला 500 मीटर्स अवे है और 0.1 ओम्स पर मीटर है, तो 500 टाइम्स 0.1 50 ओम्स है, तो जाते हुए 25 लग जाएगी, वापसी में 25 लग जाएगी। फिर उसने बोला रिसीवर इज आइसोलेटेड फ्रॉम अर्थ बट अ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन द सोर्स अर्थ एंड द रिसीवर अर्थ। तो सोर्स अर्थ पे पॉजिटिव बना लिया, रिसीवर अर्थ पे नेगेटिव बना लिया, और 1 वोल्ट आ गया। इफ दिस 1 वोल्ट सोर्स हैज अ 1 ओम इम्पिडेंस, ठीक है, एंड द इम्पिडेंस बिटवीन रिसीवर एंड अर्थ, ये रिसीवर साइड है ना, तो ये जो जेड आर है बेसिकली रिसीवर एंड अर्थ एक्सपेंट 6, वाइल दैट बिटवीन द सोर्स एंड अर्थ इज 10 ओम्स, मतलब जो ये वाली है ये मेरे पास 10 ओम्स है, ठीक है। वाइल दैट बिकम्स 10 ohms, calculate the series mode interference voltage, what changes will be observed if the receiver is earth। ठीक है, यहाँ पर जो मेरी पास चीज़ें होती हैं वी टी और जेड टी, ये मेरे पास एज इट इज़ है, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास जेड एल होता है, ठीक है, ये चीज़ मेरे पास एज इट इज़ है। अब मुझे उसने बेसिकली क्या बोला है, अब वो चीज़ मुझे पता है, मुझे रटी हुई है ऊपर से कि वी आई इज़ इक्वल्स टू आई ई आर सी बाई 2। मैंने इसका आई ई निकालना है, फिर आर सी बाई 2। आई ई निकालना मुझे आता है, सिंपली 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और ये पूरे वो जा रहे हैं, तो मैं इनका आई ई आराम से निकाल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन उसने आपको अंडरस्टैंड भी तो करना है कि इसने कहा क्या है, इसने यही चीज़ हमें बोली है कि आपने सिंपल ही इसकी सीरीज़ मोड इंटरफेरेंस निकालनी है, जो कि हमने अभी स्टडी की थी कि वो वी आई कैसे होती है। ये सर्किट ड्रॉ करना आना चाहिए, ये सर्किट बिल्कुल आसान है ड्रॉ करना। उसने बताता कि हम एक एक चीज़ नोट डाउन करते गए और ऐसा ही सर्किट बनेगा हमेशा। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू व्हाट ही हैज़ सॉल्व्ड। He has solved simply this, V E is equal to this, ZS is equal to this, ZE ZR is this। उसने IE कैलकुलेट कर लिया कैसे, VE प्लस ZS प्लस ZR प्लस ZE। अगेन वैसे यूजुअली ऐसे नहीं होता, क्योंकि इस वाले वोल्टेजेस का भी इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट होगा, और ये पूरा आई ई नहीं होगा, ये बेसिकली आई ई माइनस जो इधर करंट फ्लो कर है वो होगा। लेकिन अभी हमने अज्यूम किया हुआ है कि जो इधर वोल्टेज है वही इधर वोल्टेज है, तो हम इस वाले करंट को कुछ मान ही नहीं रहे बेसिकली, ठीक है, मतलब तो हम इसलिए बेसिकली इसको फुल ऑन ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इसी एजम्पशन को लेके जाते हुए आई ई हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें पता है कि सीरीज़ मोड वोल्टेज इंटरफेरेंस वोल्टेज इज बेसिकली आई ई टाइम्स आर सी बाई 2। तो आई ई जब कैलकुलेट कर लिया तो आर सी बाई 2 करेंगे। अब इसने यहाँ पे आर सी बाई 2 नहीं किया, इसने 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि गलत है, इसको 25 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, ठीक है, और कुछ आंसर आ जाएगा जो कि मेरे हिसाब से शायद 25 माइक्रो वोल्ट्स आए, ठीक है। नाउ इफ दिस और फिर अगला ही उसने सवाल पूछा था साथ ही, व्हाट चेंजेस विल बी ऑब्जर्व्ड इफ़ द रिसीवर इज़ अर्थ। जो हमने रिसीवर को रेजिस्टेंस एक्सपोनेंट 6 के साथ अर्थ किया था ना, अब वो कह रहे हैं उसको डायरेक्ट ही अर्थ कर दो।
अब जब उसको डायरेक्ट अर्ज करोगे तो वो एक्सपोनेंट 6 वाली ये जेड आर ख़त्म हो जाएगा, तो ये फार्मूला से भी ये यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो अब जब यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा तो पीछे सिर्फ जेड एस जेड ई आर सी बाई टू डिनोमिनेटर वाला फैक्टर बहुत छोटा हो जाएगा क्योंकि एक्सपोनेंट 6 वाली टर्म ही निकल गई है। अब आई ई ग्रेटर आएगा, बहुत आई ई ग्रेटर आएगा तो वी आई भी ग्रेटर आएगा। दस द सीरीज मोड वोल्टेज इंक्रीजेज फ्रॉम 50 माइक्रोवोल्ट्स टू 820 माइक्रोवोल्ट्स। इसके बाद आ जाती है लोडिंग इफेक्ट। लोडिंग इफेक्ट इज सिंपली दैट कि जब आपने वोल्ट मीटर लगाया है एक सर्किट के साथ, ठीक है, तो अब ये वोल्ट मीटर कुछ तो करंट ड्रॉ करेगा ना, ऐसा तो नहीं हो सकता है कुछ भी करंट ना ड्रॉ करे। द फिनोमेनन ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब कुछ करंट ना ड्रॉ कर रहा होता फिर तो ये बड़ा ही कोई परफेक्ट होता है, जो कि थियोरेटिकली इम्पॉसिबल है। कुछ करंट ये ड्रॉ करे, इसकी ये जो लोडिंग हो रही है इस मीटर की, इसकी वजह से सर्किट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। सिमिलरली एम मीटर जो कि सीरीज़ में लगता है उसकी वजह से सर्किट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। लोडिंग इफेक्ट सिंपली ये होती है। दो तरह के हो सकता है, पैरेलल में हो सकता है या उसमें हो सकता है सीरीज़ में लग सकता है, ठीक है। पैरेलल में वोल्टेज सोर्स लगता है, सीरीज़ में वो लगता है। अब इसने सिंपली यहाँ पर ये बात की हुई है कि हमने जेड थेवेनिन निकाल कर बेसिकली ये इस पूरे को ये जेड ओ कह रहा है। जेड ओ पर जो वोल्टेज आ रहा होता है आपने वो देखना होता है और फिर ये सर्किट ऐसे सॉल्व करना होता है ताकि आपको जेड एल आ जाए। अब जब अब अगर सिर्फ ये सर्किट बचा है तो सिंपली मैं वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा सकता हूँ ना। ई एल जो कि बेसिकली वो सिंपली क्या होगा, जो कि टोटल वोल्टेज होता है टाइम्स इसके अक्रॉस, ठीक है, डिवाइडेड बाय जेड नॉट प्लस जेड एल, ठीक है। इधर से अगर मैं जेड एल को नीचे लेके जाना चाहूँ तो वो क्या होगा, ई नॉट ओवर जेड नॉट ओवर जेड एल प्लस जेड एल ओवर जेड एल, राइट। तो ये 1 हो जाएगा। तो मेरे पास जो एंड पे इक्वेशन बचेगी वो क्या बचेगी, ई नॉट इज इक्वल्स टू 1 प्लस जेड आउटपुट ओवर जेड एल। ये मेरी ई एल कैलकुलेट करने की बेसिकली इक्वेशन होती है, ठीक है। तो अब लेकिन ये बात याद है कि ये जो ई नॉट है ना, ये सिर्फ ये बिल्कुल एंड वाला वोल्टेज है जो कि बेसिकली वी थेवेनिन है मेरे पास। बस इसने यही वाला फार्मूला प्रूव करवाया। हम इस फार्मूले की आगे वो देखेंगे। यही चीज़ उसने बोला है अगर सीरीज़ में लगी हो कोई रजिस्टर एमीटर तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा। अब उसके लिए सिंपली जब ये दोनों चीज़ें बच जाएंगी तो हमें पता है कि जो मेरा आई एल होता है वो तो ई नॉट टाइम्स ये दोनों होता है ना, जेड नॉट प्लस जेड एल, ठीक है। तो अब अगर मुझे अब जो ई नॉट है बेसिकली मेरा वो आई नॉट और जेड नॉट होता है। हमने क्योंकि इस इफेक्ट को तो डाला हुआ नहीं होता ना, ये तो एक्स्ट्रा निकल रहा होता है मेरे पास, ठीक है। तो ई नॉट को वो आई नॉट और जेड नॉट की से रिप्लेस करे और फिर जेड नॉट प्लस जेड एल। इस जेड नॉट को नीचे ले जाओ तो पीछे क्या बचेगा, आई नॉट टाइम्स जेड ओ ओवर जेड ओ प्लस जेड एल ओवर जेड ओ, ठीक है। तो बेसिकली बचेगा इज इक्वल्स टू आई ओ 1 प्लस जेड एल ओवर जेड ओ। उसमें क्या था, ई नॉट 1 प्लस जेड ओ ओवर जेड एल और इसमें जेड एल ओवर जेड ओ है और ये करंट के साथ है। ये सीरीज़ के लिए, वो रेजिस्टेंस के पैरेलल के लिए, ठीक है। इसमें याद करने वाली कोई बात नहीं है। अगर याद नहीं भी रह रहा तो आप ये फार्मूला उस वक्त निकाल भी सकते हो। रेजिस्टेंस है ना, सॉरी करंट है ना पैरेलल सीरीज़ में, तो आप आराम से डिवाइडर रूल लगा के निकाल सकते हो। ये एग्जाम्पल स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले अब हमें इसका थेवेनिन निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम आर थेवेनिन निकाल लेते हैं। आर थेवेनिन के लिए हम कर देंगे वोल्टेज को शॉर्ट करेंगे। ये 10 किलो ओम्स, ये 10 किलो ओम्स आके पैरेलल में, ठीक है। तो पैरेलल का हमें फार्मूला आता है, अगर दो रेजिस्टर्स हैं तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 ओवर 10 प्लस 10, ठीक है। तो ये करोगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये बेसिकली अगर इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखूँगा ना तो ये 2 के बजाय एक रजिस्टर बच जाएगा मेरे पास 5 किलो ओम्स का। ये 5 किलो ओम्स ऊपर वाला आ गया, ये 10 किलो ओम्स ये वाला आ गया, ठीक है। और ये 5 किलो ओम्स ये वाला आ गया। ये 15 किलो ओम्स चूँकि सीरीज़ में है तो इन दोनों को ऐड करके 20 लिख दो ना। और ये बेसिकली मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है ना उसको खाली छोड़ देते हैं, उसको नहीं ऐड करते, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बेसिकली अभी उसको भी काइंड ऑफ आप कह लो शॉर्ट कर देते हैं। तो उसके पीछे तक का हम सारा हम बेसिकली सारा कैलकुलेट करेंगे ताकि हम शॉर्ट नहीं करना, बस इसको ओपन छोड़ दो ताकि हम इस पॉइंट के ऊपर जो आउटपुट इम्पिडेंस आ रही है ना वो नोट कर सकें। अब हमें पता है ये दोनों सीरीज़ में हो गए। इसकी वैल्यू 5 थी, इसकी वैल्यू भी 5 थी और इसकी वैल्यू 10 थी। ये दोनों सीरीज़ में होकर 10 बन जाएंगे। एक रजिस्टर बन जाएगा 10 का, ठीक है। और अब ये दोनों अगेन पैरेलल में हो गए। तो ये दोनों जब पैरेलल में होंगे तो ये अगेन एक रजिस्टर बच जाएगा 5 का,
ठीक है, ये एक रजिस्टर बच जाएगा 5 का, जो कि इस सीरीज़ में 20 के साथ लगा होगा, और ये मेरा ओपन सर्किट क्योंकि इधर मैंने अभी लोड लगाना है, तो ये 5 + 20 25 आ जाएगा। तो जो मेरा RO निकलेगा ना, वो बेसिकली इसको ये भी प्लस कर दो ना ये चीज़, तो ये पूरा मिलके ना 25 किलो ओम्स बनेगा, जो कि मेरा RO होगा। अब E0 अगर मैंने फाइंड करना है, ठीक है, E0 के लिए आप सिंपल ही ना KCL लगा दो। KCL क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप, राइट। तो अब ये वाला आपका एक पॉइंट है, ये वाला आपका पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं 10 वोल्ट्स। इसको नोड ए कह दो, इसको नोड बी कह दो, और इसको नोड सी कह दो। हमें इंटरेस्ट है नोड नंबर सी में, जो 15 किलो ओम से जो बेसिकली इसको वोल्टेज मिल रहा होगा, वही मेरे आउटपुट को वोल्टेज मिल रहा है। हाँ, तो अब अगर मैं इस वाले पॉइंट का वोल्टेज निकालना चाहता हूँ, तो इसकी मैं इक्वेशन लिखता हूँ। तो वो मेरे पास ये होगा ना, 10 किलो ओम्स के अक्रॉस जो करंट है वो इधर से लीव कर रहा है, ये इधर से लीव कर रहा है, और ये इधर से लीव कर रहा है। अगर इन रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लिखो, तो ये VA-10 है, राइट। VA-10/10 किलो ओम्स, ठीक है, 10K प्लस ये डाउनवर्ड्स डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं, तो ये VA ही है ना, और ये नीचे ग्राउंड पे जा रहा है, तो ये इसका वोल्टेज इसके क्रॉस वोल्टेज VA ही है, तो ये VA क्रॉस 10 किलो ओम्स, और ये VA माइनस VB है, VA माइनस VB, ठीक है। इस रजिस्टर का एक VA वोल्टेज एक VB है, और ये हो गया माइनस ये 5 किलो ओम्स। ये सिंपल वो KCL है। अब मेरे इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई है, यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूँगा। ये 10 का एलसीएम मैं ले लेता हूँ, तो ये VA-10 प्लस VA, और ये इधर 5 × 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस 2VA माइनस 2VB इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगी ये चीज़, ठीक है। तो ये भी VA है, तो ये VA प्लस 2VA, ये 4VA बन गया। 4VA इज माइनस 2VB इज इक्वल्स टू 10, क्योंकि ये -10 इधर चला जाएगा। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसी तरह अब मैं B के ऊपर वोल्टेज लगाऊंगा, ठीक है। अब जब मैं B के ऊपर वोल्टेज लगाऊंगा ना, तो B से 3 निकल रहे हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। VB माइनस VC का है 5 किलो ओम्स, ठीक है। उसके बाद प्लस करेंगे हम VB माइनस VA, VB माइनस VA वो भी है 5 किलो ओम्स। फिर हम प्लस करेंगे VB जो कि है 10 किलो ओम्स इक्वल टू 0, क्योंकि ये इसका एक 10 है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2VB माइनस 2VC प्लस 2VB माइनस 2VA प्लस VB इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से ना मैं VA की वैल्यू भी डाल देता हूँ। तो VA की अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालना चाहूँ, तो वो बनेगी VA इज़ इक्वल्स टू 10 प्लस 2VB। ये थोड़ी हो जाती है लंबी, लेकिन बस यही तो सवाल है, डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब ये वाली VA आप यहाँ पर भी पुट कर सकते हो, और वो भी आपके पास VB में आ जाएगी। तो ये 4VB, ये 5VB हो गया, 5VB माइनस 2VC माइनस 1/2, जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसे, 10 प्लस 2VB, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लो, तो ये 2 से कट जाएगा, तो ये बेसिकली 1VB रह जाएगा, ये -1VB होगा, तो ये 4VB माइनस 2VC माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये 4VB माइनस 2VC इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। 4VB माइनस 2VC इज इक्वल्स टू 5, ये इक्वेशन मेरे पास आ चुकी है। अब अगर मैं VC इस पॉइंट के ऊपर लगाता हूँ, तो इस पॉइंट से एक नीचे जा रहा है मेरे पास, विच इज़ लाइक VC/15 प्लस VC माइनस VB/5, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये मेरे पास, ठीक है। तो इसी तरह करके हमने सिंपली ये इक्वेशन लिखी थी। अब इसका एलसीएम लेंगे,
तो ये वी सी और 15 ही रहेगा और ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 15 बनाना है ना यहाँ पे। तो ये 3 VC माइनस 3 VB इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। VB की वैल्यू मैं यहाँ से ले सकता हूँ ना, VB इज़ इक्वल्स टू 5 + 2VC/4। ठीक है, ये मैंने पुट किया सिंपली। ठीक है, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये VC + VC तो ये 4VC हो गया, -3। अब सिंपली यहाँ से VC निकला 4VC - 3/2VC - 15/4 में 15/4 इधर चला गया। VC 5/2 है, 5/2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये बेसिकली 1.5 आ रहा है मेरे पास। तो जो इस पॉइंट का मैंने वोल्टेज निकाला है ना, इस पॉइंट का रादर, वो मैंने निकाला है 1.5। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, एक तरीका था ये इस तरह करके कैलकुलेशन करना था। दूसरा तरीका ये है, मतलब ये मैंने आपको लॉन्गर रन में मैंने आपको बता दिया कि आपने बेसिकली जो आउटपुट होता है ना, आउटपुट आपकी ये वाला टर्मिनल है, इस टर्मिनल का आपने वोल्टेज फाइंड करना है। हमने VC वैसे यहाँ भी नहीं, यहाँ लेना चाहिए था टू बी वेरी तो वो आखिरी वाली जो वो बन जाती ना, वो VC - VB, वो 15 ना बनती, वो 15 + 5 सॉरी वो 20 बन जाती। ठीक है, और उस तरह करके इक्वेशन सॉल्व करते तो हमारे पास आंसर 2.5 आता है। ये आखिरी में मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी। ठीक है, एक तरीका कार है इस तरह सॉल्व करना। दूसरा, अगर हमने शॉर्टकट पे जाना है तो वो हमारे पास है वोल्टेज डिवाइडर रूल। अब अगर 10 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं तो हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, लाइक हमने आगे मूव ऑन करना है ना, तो ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय जिसके अक्रॉस चाहिए ओवर 10 + 10 20। ठीक है, ये अगर करोगे ना तो आपके पास आता है 5 वोल्ट्स। ठीक है, ठीक है, तो अब मुझे पता चल गया यहाँ पर मेरे पास 5 वोल्ट्स आ गए। जब यहाँ पर 5 वोल्ट्स आ गए, अब ये दोनों भी पैरेलल में लगे हुए हैं, मुझे इसके अक्रॉस चाहिए। ठीक है, सिमिलरली 5 मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर 5 + 10 15। ठीक है, तो ये आता है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर 15, ये आता है 3.3। ठीक है, तो इसने उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चला है। ठीक है, इसने इसने यहाँ का वोल्टेज कैलकुलेट किया, यहाँ की रेजिस्टेंस कैलकुलेट की, इसको इसने R1 किया। हमने जब ये R1 किया था तो इसको हमने 5 लिखा था और इसने वोल्टेज यहाँ का 5 वोल्ट्स लिख दिया। अब वंस अगेन अगर आप वो लगाते हो, एक वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाते हो, आपको इसके क्रॉस चाहिए और ये 5 + 5 10 है, राइट। ठीक है, तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय आपको 10 के क्रॉस चाहिए और ये चीज़ 5 + 5 10 +10 तो 20, तो ये मज़ीद उसका हाफ हो जाएगा, ये 2.5 आएगी। तो अब जो इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज है ना, बेसिकली इस पॉइंट के ऊपर वो है 2.5 वोल्ट्स। तो फिर इसने ये वाला सर्किट बना लिया कि 2.5 टाइम्स RO जो पीछे की आउटपुट आ रही है, टाइम्स ये 5 किलो ओम्स वाली सीरीज़ में और 15 किलो ओम, सॉरी हाँ ये, और ये जो RO है, सॉरी ये बेसिकली ये चीज़ है मेरी, ये मेरी RO है, इसको इसने R आउटपुट का है सीरीज़ में, तो ये इसने लगा दी इसके साथ। अब इसको 2.5 यहाँ से मिल रहे हैं, तो 2.5 15 के क्रॉस भी ड्रॉप होगा, 5 के क्रॉस भी ड्रॉप होगा, इसके क्रॉस भी, इसके क्रॉस भी। एक चीज़ याद रहे, जिस तरीके से मैंने VThevenin निकालना सिखाया था ना इन दो नोड्स के दरमियान, उसमें ये इन दो का अलग अलग नहीं लिखा होगा। हो सकता है वो वोल्टेज थोड़ा सा इससे कम आए, लेकिन उसमें ये चीज़ इनकलकेटेड होगी। ठीक है, तो एंड पर हमारा जो रिज़ल्ट आएगा ना वो बिल्कुल सेम आएगा। क्यों? क्योंकि जो रिज़ल्ट है बेसिकली हमने RO फाइंड करना है ना। RO मेरे पास कैसे आएगा, मेरे पास E0 आ गया। अब I0 निकालना है मैंने कि इसके इस सर्किट में पूरे में कितना करंट है बेसिकली। ठीक है, तो करंट में देख लेता हूँ वो किस तरह आएगा मेरे पास, E0 ओवर तीनों का सम, RO + 5 + 15। ठीक है, RO उसने मुझे 2 किलो ओम्स दिया हुआ है। ठीक है, मुझे बेसिकली I ही फाइंड करना है, करंट ही फाइंड करना है कि इसके अक्रॉस करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो मेरे लिए ये सर्किट आसान हो गया, मैंने सिर्फ IO ही फाइंड करना है। सॉरी ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो गया था। RO मतलब 2 है मेरे पास, तो ये 20 अच्छा नहीं सॉरी ये जो RO इसने लिखा हुआ है ना, ये इसने पीछे की बेसिकली थेवेनिन लाया हुआ है। आपको ये इतने स्टेप्स में करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो मैंने सिंपल स्टेप्स बताया ना, आप एक दफ़ा थेवेनिन फाइंड करो, दूसरी दफ़ा VThevenin फाइंड करो और उस तरह निकाल लो। उस तरह आपका सर्किट सिंपली बस ये बचेगा। ये वोल्टेज आ गया, ये रेजिस्टेंस आ गई, ये आपका ओपन लोड आ गया, और ये अब इस लोड की उसने हमें 2 किलो ओम्स बताया हुआ है। वो बेसिकली यहाँ पर ना ऐड हो रही है, वो यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस लगेगी एमीटर। ठीक है, ये नहीं होगा, फिर वो लगेगा। तो 15 ये हो गया, 5 ये हो गया, और हमें हमने चूँकि पीछे से फाइंड करते आ रहे थे ना, वो हमें पता था 5 ही आएगा, 5 किलो ओम्स। ये बताना अगर एग्जांपल ना समझिए मैं दोबारा समझा दूंगा। तो ये 25 हो गया पूरा, और ये 2 था तो 27। तो अब जो मेरा I निकलेगा वो E0 ओवर 27 निकलेगा। E0 मेरा 2.5 है, तो 2.5 डिवाइड बाई 27 करेंगे तो
करेंगे तो वोल्टेज आ जाए, सॉरी वो आ जाएगा मेरे पास लोड, एमीटर विल रीड आई एल इज इक्वल टू दिस 92.6 माइक्रो एम्पेयर्स। अब बात ये है कि ये तो एम मीटर रीड करेगा ना, एक्चुअल में आना कितना चाहिए था, ये 2 किलो ओम्स रेजिस्टेंस, ये तो एम मीटर ने ऐड की। अगर एम मीटर ना होता तो आर ओ प्लस 5 प्लस 15 सिंपली 2.5 डिवाइड बाई 25 100 माइक्रो ओम्स रीड कर, माइक्रो एम्पेयर रीड करता। इफ़ द एक्यूरेसी ऑफ 99% इज डिजायर्ड व्हाट शुड द एम मीटर रेजिस्टेंस बी। अभी हमें रेजिस्टेंस नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि आई एल ओवर आई नॉट ना 99% है। तो सिंपली बस वो कर दो, इसको वो कर दो, डिवाइड कर दो। वैसे ये भी बात है कि आपको आई एल अगर पता है ना कि 100 माइक्रो एम्पेयर्स है, अब ये आइडियल है ना, तो 99% एक्यूरेसी का क्या मतलब है कि आई ओ टाइम्स आइडियल है ना, आइडियल टाइम्स 99% विच इज़ लाइक 0.99। आई ओ अगर 100 माइक्रो एम्पेयर्स है तो 100 माइक्रो मल्टीप्लाई बाय 0.99, तो 99 माइक्रो एम्पेयर करंट आना चाहिए मेरे पास। अब आपके पास आई एल आ गया 99 माइक्रो एम्पेयर्स, ठीक है। वही वाला फार्मूला दोबारा लगा दो, ये ई नॉट वाला, ई नॉट। अब जो आपके पास ये वाली रेजिस्टेंस है ना, इसको खुफिया रखो, इसको आर डैश कह लो, ठीक है। और बाकी जो 25 थी उसको एज इट इज़ रहने दो, ठीक है। ये भी पता है, ये भी पता है, ये 2.5 है और ये भी पता है। इसको सिंपली उधर ले जाओ और आर की वैल्यू निकाल लो, तो आपके पास वो यही आएगी। मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ। इस पूरे टर्म को अगर हम इधर ले जाएं और इसको इधर ले आएंगे तो ये 2.5 डिवाइडेड बाय 99 माइक्रो, ठीक है। और ये 25 को इधर ले आएंगे तो ये प्लस 25 किलो माइनस सॉरी, और ये आर इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने कैलकुलेटर में डाला है तो मेरे पास आंसर आया है 252.52 ओम्स, ठीक है। जो कि बेसिकली नीचे भी यही लिखा हुआ है 250 ओम्स राउंड ऑफ करके, ठीक है। तो ये सिंपली वो वाली बात है। अब ये एक एग्जांपल है, व्हाट इज़ द ट्रू वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स ए एंड बी, ठीक है। व्हाट वुड द वोल्ट मीटर ऑफ 20 किलो ओम्स। अब ये बात रियलाइज़ करनी है कि ये चीज़ बेसिकली मुझे उसमें नहीं गिवन है, इसका मैंने वी थेवनिन आई थेवनिन निकालना है, वी थेवनिन सॉरी। तो अब ए और बी के क्रॉस मुझे चाहिए ना, आर थेवनिन निकाल लो, इसको शॉर्ट करो, फिर 500 पैरेलल में आ गई। तो जो मेरे पास बेसिकली जो मेरे पास सॉरी जो मेरे पास आर थेवनिन आएगी वो क्या आ जाएगी 500 प्लस 500, चूँकि दोनों पैरेलल में इक्वल है तो इनका हाफ हो जाती है पैरेलल में, तो वो 250 किलो आ जाएगी, ठीक है। और अगर मैंने वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज एट मुझे दिस पॉइंट चाहिए एट ए, मैं सिंपली इस पर वोल्टेज डिवाइडर लगाऊंगा तो 20 मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइडेड बाय 1000 किलो ओम्स इज इक्वल्स टू ये होता है 10 वोल्ट। तो ये 10 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं, यही मुझे बेसिकली यही मेरा वी थेवनिन है। तो आउटपुट पे मेरा प्लस माइनस वी थेवनिन हो गया 10 वोल्ट्स, ये हो गया 250 के। अब मैंने बेसिकली यहाँ पर लगाना है। अब वो कह रहे हैं कि व्हाट वुड अ वोल्ट मीटर ऑफ 20 किलो ओम्स पर वोल्ट सेंसिटिविटी रीड ऑन 50 वोल्ट एंड 10 वोल्ट रेंज। 50 वोल्ट और 10 वोल्ट बेसिकली फुल स्केल रीडिंग होती है, और ये जो सेंसिटिविटी गिवन होती है ये पर वोल्ट होती है। तो अब इसकी एक्चुअल में रेजिस्टेंस कितनी है, अगर तो वो 50 वोल्ट पे टर्न ऑन है ना, तो जो इसकी एक्चुअल रेजिस्टेंस है ना वो 20 किलो ओम्स पर वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 50 होगी, जो कि होगी बेसिकली 20 टाइम्स 50 एक्सपोनेंट 6। तो जो इधर रजिस्टर लगेगा ना वो अगर 50 वोल्ट पे है तो वो एक्सपोनेंट 6 का होगा। अगर एक्सपोनेंट 6 का होगा तो हमने क्या करना है, ट्रू वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स, ठीक है। तो हमने बेसिकली ई लाइन निकालना है दिस। तो ई लाइन का हमने फार्मूला पढ़ा था ई नॉट ओवर 1 प्लस जेड ओ ओवर जेड एल। ये मेरा जेड ओ था, मेरा जेड एल एक्सपोनेंट 6 ये है। तो इस तरह करके एक आ जाएगा। सेकंड है 10 वोल्ट रेंज में, तो ये 220 के मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, तो ये 20 की रेंज में आ जाएगी। और अगेन यही फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास उसकी भी वैल्यू आ जाएगी। 20 एक्सपोनेंट 5 आ गई, 250 बाई 20 एक्सपोनेंट 5, तो ये वही वाली बात आ गई। A note how a wrong setting of instrument can introduce a large error, huge error, ठीक है। अब एक्चुअल में जो इधर रीडिंग है वो 10 वोल्ट है, वोल्ट मीटर 50 वोल्ट वाला 8 वोल्ट उसको नाप रहा है, और 10 वोल्ट वाला उसको 4.4 वोल्ट नाप रहा है। तो हमने इसलिए वोल्ट मीटर की रीडिंग सही रखनी है। वो अब ये कह रहे हैं व्हाट परसेंटेज एरर में बी एक्सपेक्टेड इन मेजरिंग यूजिंग द वोल्टेज बाय द अरेंजमेंट शोन इन दिस। अगेन वही वाली चीज़ है। सबसे पहले आर थेवनिन फाइंड आउट करो। आर थेवनिन के लिए इसको शॉर्ट करोगे, ये 100 और 150 सीरीज़ में आया, इसके साथ पैरेलल में 50 के साथ, ठीक है। इसकी इक्विवेलेंट फाइंड कर लो। आपको इसने इसको ऐसे दिया हुआ है,
हाँ, इसको उसने आर ओ डैश कहा हुआ है, उसके बाद 100 और 100 है, ठीक है। तो ये आपके पास जो भी आएगी आप यहाँ पर आर ओ डैश की वैल्यू डाल दो। ई ओ डैश कैसे आएगा? सिंपली वोल्टेज डिवाइडर रूल बिटवीन दिस। अब ये 100 और 150, 100 और 150 बेसिकली आपके पास सीरीज़ में है, ठीक है। तो आप ई ओ डैश कैसे निकालोगे? ई ओ डैश इज़ इक्वल्स टू ई आई टाइम्स 50 किलो ओम्स, और 50 प्लस जो टोटल है 200 किलो ओम्स, ठीक है। 50 प्लस 50 प्लस 100, ठीक है। ऐसे आपके पास ई ओ डैश आ जाएगा ये, ठीक है। हमने इसको इसी फॉर्म में ही लिखना है। अब उसके बाद ये दोनों सीरीज़ में आ गई हैं, ये इसके साथ पैरेलल में है, और ये तीसरी सीरीज़ में 100 प्लस 100 200 आर ओ डैश, जो कि यहाँ से निकलेगी, इन दोनों इनका सम, ये भी ऐड हो जाएगी और ये इसके साथ पैरेलल में आ जाएगी, ठीक है। तो ये मिला के आपके पास आर ओ डैश डैश बच जाएगी। और ई ओ डैश कैसे आएगी? इस वोल्टेज, इस पॉइंट का टर्मिनल, ठीक है। तो सिंपली वो क्या होगा? ई ओ डैश डैश विल बी इक्वल्स टू दिस वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय 50 किलो ओम्स डिवाइडेड बाय दिस टोटल 50 प्लस 100 प्लस 100 प्लस दिस, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इस का वोल्टेज आ जाएगा। तो ये सिंप्लीफाइड सर्किट मेरे पास बच जाएगा। यहाँ पर उसने गलती की हुई है, उसने आर ओ डैश कैलकुलेट करते वक्त ना ये वाला 50 इसके साथ प्लस कर दिया, जबकि 50 100 के साथ प्लस होगा, ठीक है। तो ये गलत है सोल्यूशन, इस सोल्यूशन पे आपने नहीं जाना, ठीक है। बाकी इसने ई ओ ठीक निकाला है, 100 प्लस 50 प्लस 50, यही मैंने वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाया था ना, 100 प्लस 50 प्लस 50, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 50 के क्रॉस हमें चाहिए, तो ये ई आई बाई 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद इसने आर ओ डैश निकाला है, उसने वही गलती की है, उसने ये वाले जो रजिस्टर्स हैं ना, ये वाले इनको इनके साथ लगा दिया, हालांकि इनके साथ सीरीज़ में आते हैं, इस ये पूरा एक सीरीज़ में। तो आपने सोल्यूशन पे नहीं जाना, करने इसको ऐसे ही है जैसे मैंने अभी बताया है। इस तरह करने से हमारे पास ई ओ डैश ई आई की टर्म्स में आ जाएगा, ई आई जो कि ई इनिशियली हमें गिवन है, ठीक है। ई आई की टर्म्स में आ गया। हमें चाहिए व्हाट परसेंटेज एरर मे बी एक्सपेक्टेड, मे बी एक्सपेक्टेड मेजरिंग द वोल्टेज एज शोन इन दिस, तो 1 किलो ओम्स का वो है, ठीक है। तो अब मेरे पास ई एल उसने बेसिकली पूछा है, तो ई ओ मुझे पता है, वो ई आई की टर्म्स में आ गया मेरे पास, ये ई ओ प्राइम प्राइम है जो कि ई आई की टर्म्स में आ गया मेरे पास। तो 1 प्लस जेड ओ जो कि मैंने यहाँ से आर ओ प्राइम कैलकुलेट किया है, और आर एल जो कि बेसिकली 1 किलो ओम्स है। ऐसे करके मेरे पास एंड पर आ जाएगा मेरा एरर, ठीक है। तो ठीक है, ये उसने वही वाला फार्मूला लगाया है। इसकी उसने सिर्फ आपको डिफरेंट इसलिए लग रहा है क्योंकि इसने वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा दिया। वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा कर भी एंड पर फार्मूला तो वही आता है ना, ठीक है। तो ये उसने वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा के वही वोल्टेज, हमने वो वाला फार्मूला भी ई नॉट ओवर 1 प्लस जेड नॉट ओवर जेड एल भी वोल्टेज डिवाइडर रूल से ही निकाला था। तो आपने वही लगाओगे तो आपके पास ई एम की एक वैल्यू आ जाएगी जो कि ई लाइन है बेसिकली इन टर्म्स ऑफ ई इनिशियल ई आई, ठीक है। मैं तो कहूँगा इस ई ओ डैश डैश को भी ई आई की टर्म्स में लिखो, ठीक है। और फिर आप मेजरमेंट में एरर निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? ई ओ डैश डैश माइनस ई एम, क्योंकि एक्चुअल जो इस पॉइंट के ऊपर मेजरमेंट आ रही है, एक्चुअल जो इस पॉइंट के ऊपर मेजरमेंट आ रही है वो तो ई ओ डैश डैश है ना, इस पॉइंट के ऊपर, उसको ओपन सर्किट करो। लेकिन ये रजिस्टर लगाने से वो ई एम में चेंज हो रही है, ठीक है। तो आप इस तरह करके फिर इसका एरर लोगे, और वो एरर लोगे आप तो फिर आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये यहाँ पे गलत लिखी हुई है, आपके पास ये बहुत बड़ी परसेंटेज आएगी जब आप ये चीज़ करेक्ट करोगे जो मैंने आपको रेजिस्टेंस वाली बताई है। उसकी रीज़न ये है कि ये लगा हुआ पैरेलल में, और पैरेलल में लगा हुआ वोल्ट मीटर और सिर्फ उसकी 1 किलो ओम रेजिस्टेंस है। तो हमने ये यही पढ़ा है ना कि जब वोल्ट मीटर लगता है तो उसकी बहुत बड़ी हम रेजिस्टेंस रखते हैं ताकि मिनिमम करंट ड्रॉ हो। तो जब मिनिमम करंट ड्रॉ होगा तो वो सर्किट को कम डिविएट करेगा ओरिजिनल वैल्यू से। तो ये 1 किलो ओम्स तो बहुत छोटा है ना, देखो 100 150 50, तो 1 किलो ओम्स तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो इसलिए ये एरर कुछ पता नहीं 76% का कुछ जनरेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये एरर आ जाएगा। ये एग्जांपल है, ये भी बिल्कुल सिमिलरली ऐसे ही सॉल्व हो रही है, ठीक है। अब ये ऑसिलोस्कोप है हमारे पास। अब इसकी वर्डिंग पढ़ के हमें सारा कुछ समझ आ जाएगा। द ऑसिलोस्कोप हैविंग एन इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ 1 मिली ओम्स। सबसे पहली बात है कि मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है ना, तो ये आउटपुट पे लगा होगा, ये बात हमने नोट कर लेनी है।
इसकी इनपुट रेजिस्टेंस है 1 मेगा ओम्स की, ठीक है। तो कुछ जो रेजिस्टेंस है ना, ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है। शंटेड बाय 50 पिको फैरेड, शंटेड मतलब इन पैरेलल, ये इसको शंट कर रहे हैं इस पाथ को, ये 50 पिको फैरेड के साथ है, ठीक है, 50 पिको फैरेड के साथ है। अक्रॉस ए सर्किट हैविंग एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 10 किलो ओम्स, ये एक सर्किट है, उस सर्किट की जो अपनी रेजिस्टेंस है वो 10 किलो ओम्स है, जिसको आप ZO भी कह सकते हो, ठीक है। इफ़ द ओपन सर्किट वोल्टेज हैज़ 1 वोल्ट वी पीक टू पीक, ठीक है, मतलब जो E0 आप कह लो वो बेसिकली 1 वोल्ट है। what voltage will the oscilloscope indicate when the frequency is this and this, ठीक हो गया। तो अब हमने बेसिकली Z लोड कैलकुलेट करना है। Z लोड कैलकुलेट क्यों करना है? क्योंकि Z लोड इज़ बेसिकली दिस एंड दिस, और ये मेरे पास पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है। तो रेजिस्टर है मेरे पास, और एक मेरे पास इन पैरेलल माइनस जे ओमेगा टर्म है, ठीक है। क्यों जे ओमेगा है? क्योंकि एक कैपेसिटर होता है ना, कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस होती है वो माइनस जे में होती है, ठीक है। तो यही अभी हम नीचे स्टडी करने लगे हैं। अब एक्स सी निकालने का तरीका होता है 1/2 पाई एफ सी, हमें पता है 100 किलो हर्ट्ज सेटिंग है, तो एफ मेरे पास 100 हो जाएगा, ठीक है। और कैपेसिटेंस मुझे 50 पिको फैरेड पता है, तो जो एक्स सी आ गई ना मेरे पास, वो एक्सपोनेंट 5/पाई आ गई, ठीक है। इसको सिंपली सॉल्व करोगे तो अब जो मेरे पास जेड एल होगा वो मैंने अभी आपको बताया है कि दैट इज़ बेसिकली आर एल, जो कि 10 किलो ओम से मेरा ख्याल है, या 10 मेगा है, ओह हाँ 1 मेगा, सॉरी, आर एल इन पैरेलल विथ दिस, आर एल इन पैरेलल विथ माइनस जे एक्स सी। अगर इंडक्टर होता तो वो प्लस जे एक्स सी होता, एक्स होता, और ये कैपेसिटर से माइनस जे एक्स सी है। तो ये पैरेलल का यही होता है ना, ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हो, नीचे प्लस कर देते हो, तो ये प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो आर एल की वैल्यू एक्सपोनेंट 6 माइनस जे, मतलब ये पूरी एक्स सी की वैल्यू है, और ये सिंपली ये है। इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास ये ऑलमोस्ट इक्वल्स टू इसी चीज़ के आएगा, माइनस जे एक्सपोनेंट 5/पाई। आप इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, इसको भी पॉइंट्स में लिख सकते हैं, और एंड पे सारा पॉइंट्स में निकाल सकते हैं, वो भी आंसर बिल्कुल सिमिलर ही आएगा, ठीक है। बस थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंट फिगर्स का फ़र्क होगा अगर ये कंफ्यूजिंग लगे, ठीक है। तो अब मैंने एक्स सी निकाल लिया, जेड एल निकाल लिया, तो ये मेरा जो पूरा ये जो पूरा निकला है मेरा जेड एल निकला है, तो ई एल इज इक्वल टू E0 1 + ZO और जेड एल, ये वही वाली इक्वेशन है मेरी। तो ZO मेरे पास क्या है, बेसिकली ZO है मेरे पास 10 किलो ओम्स, ठीक है। तो 10 किलो ओम्स, ठीक है, और जेड एल उसने क्या निकाला है, माइनस जे एक्सपोनेंट 5/पाई, ठीक है। तो ये पाई ऊपर आ जाएगा, 10 किलो है ना, एक्सपोनेंट 3, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे से वो होंगे, तो मेरे पास जो बेसिकली चीज़ बचेगी ना, वो बचेगी मेरे पास, ये माइनस जे है, ये ऊपर जाके पॉजिटिव जे हो जाए, मतलब ऊपर जाएगा तो एक और माइनस का साइन आएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये मेरे पास J/10 बचेगा, जो कि ये है, ठीक है। और इसको मज़ीद हम ऊपर लेके जा सकते हैं तो वो ये चीज़ बन जाएगी, नहीं तो आप इसको ना यहीं पर कैलकुलेटर में सीधा डालें 1/1 + आयोटा, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और इसको आप फेज़र में भी लिख सकते हैं। यही सारा काम आप 1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ कर सकते हैं। 1 मेगाहर्ट्ज़ में क्या होगा, सिंपली जिधर इधर 100 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी डाली थी उधर 1 मेगा डाल दो, ठीक है। एक्सपोनेंट 5 की जगह 1 मेगा आ जाएगा, तो यही सारी चीज़ रिपीट हो जाएगी, तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। इन द सेकंड केस, नॉट ओनली इज़ द मेजर एंड वोल्टेज मच लोअर देन द एक्चुअल वैल्यू, बट ऑल्सो द फेज चेंज इज सब्सटैंशियल, ठीक है। फेज चेंज भी बहुत सब्सटैंशियल हो गया, और मेजर एंड वैल्यू भी बहुत लो हो गई है। एक्चुअल में उधर 1 वोल्ट आ रहे थे, इसने 0.954 लिया, इसने 0.303 लिया, तो इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी की सेटिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद इस चैप्टर का आखिरी कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। इसमें जो समझने वाली बात है ना वो ये है कि अगर मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स है, और एक मेरे पास RO है, और मेरे पास ZO है, और मेरे पास Z लोड है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी ना इसको, वो तब होगी जब ZL इज़ इक्वल्स टू ZO, ठीक है। ये हम बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं, ठीक है। तो उसका उसने सिंपली एक पावर का उसने फार्मूला लिखा हुआ है कि E² L/RL, ठीक है। तो
इसको ये आगे लेके चल रहे हैं। मेरे नज़दीक इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली बस ये बता रहे हैं कि जब आर एल इज इक्वल टू आर ओ होगा तो ये 2 RO² हो जाएगा, और ये भी 2 RO हो जाएगा, ये भी 2 RO, ये कट जाएगा तो ये 1 बच जाएगा, तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा, तो ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी। और यही बेसिकली हमने प्रूव करना होता है कि डिफरेंशियल उसका ज़ीरो हो जाए। अब इसकी उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको कीप इट सिंपल। जो हमारे काम की चीज़ है वो ये है कि इट कैन बी शोन दैट फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र ZL इज़ इक्वल्स टू ZO प्राइम। बेसिकली जो होता है ना RL इज़ इक्वल्स टू RO, अगर उसका कोई इंडक्टिव या कैपेसिटिव कंपोनेंट है ना तो हम चाहते हैं कि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करे ताकि जो रियल पावर है ना वो मैक्सिमम हो, ठीक है, और जो दूसरी पावर है वो ज़ीरो आउट हो जाए। तो इसलिए हम ZO का कॉन्जुगेट लेते हैं, ठीक है, तो RO माइनस JXO होगा, ठीक है। तो बस सिंपली ये बात इसमें नोट करने वाली है। जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होती है वो E² / 4R होती है। वो कैसे होती है बेसिकली, क्या होती है बेसिकली, V² R होता है ना, ठीक है। तो अब V² होता है, सॉरी I² R लॉसेज होते हैं ना, I² होता है V² / R², और ये R है तो ये R से कट जाएगा तो पीछे R बच जाएगा। और चूंकि हमें पता है कि ये हम बेसिकली हमने जो RL है उसको भी RO के इक्वल किया है, ठीक है, तो ये बेसिकली RL + RO है, और ये RL + RO है, तो इसलिए 2 आ जाता है इसके साथ, ठीक है। सॉरी यहाँ पर तो सॉरी वही रहता है, ये वाला जो होता है ये RL + RO होता है, तो ये 2 RO हो जाता है, तो इसका एक स्क्वायर कट जाता है, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास ये आ जाता है। एक मिनट यार, मैंने क्या खिचड़ी बना दी, ठीक है। ये होता है I² RO के अक्रॉस हम देख रहे होते हैं V²। अब ये RO + RL है, लेकिन RL भी तो RO के इक्वल है ना, तो RO + RO हो जाता है, तो ये 2 RO हो जाता है, 2 RO का स्क्वायर हो जाता है V² / 4RO², और ये वाला एक RO होता है तो ये कट जाता है, तो V² / 4RO बच जाता है मेरे पास। ये P मैक्स होती है, ठीक है। यहाँ पर इसे सिंपली 4 मतलब P मैक्स की उसने एक रेशो सी, और उसने ये बात की है कि डिविएशन के हिसाब से अगर डिविएशन इसमें कम है तो फिर ग्राफ में कम फ़र्क पड़ रहा है। ये इसने ग्राफ प्लॉट करने के लिए किया है, इफ़ यू वांट यू कैन रीड इट, लेकिन इसका कोई काम नहीं है। हमें जो काम है ना वो ये कि एट RL इज इक्वल टू RO I²/RO, तो पावर ट्रांसफ़र हमारी लोड पे मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। एक बात ये है कि जो जो लोड की पावर है वो उस I²/RO है, ठीक है, और E² 4RO हो गई, ठीक है, जो चीज़ अभी हमने डिस्कस की है। लेकिन जो टोटल अवेलेबल पावर है वो इसी तरह जो मैंने अभी आपको फार्मूला लगाया है वो तो टोटल रेजिस्टेंस की होगी, ठीक है। अभी पहले हमने सिर्फ लोड वाली कंसिडर की थी, और वो फिर V²/RO + RO का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब ये करोगे आप तो ये आपके पास आएगा V²/2RO और 4RO², तो RO स्क्वायर कट गया, और ये 2 और 2 पीछे पीछे बच जाएगा V²/2RO, ठीक है। तो जो टोटल पावर है वो ये है, लोड के ऊपर जो पावर ट्रांसफ़र हो रही है वो ये हो रही है, ठीक है। ये पॉइंट थोड़ा सा नोट करने वाला है। तो द एफिशिएंसी एट मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कंडीशन, तो अगर एफिशिएंसी तो हम समथिंग ओवर टोटल ही करते हैं ना, तो लोड ओवर टोटल अगर हम देखें तो वो बेसिकली यही है ना, V² 4RO टाइम्स V² 2RO, ठीक है। तो ये कट जाएगा पीछे, डिवाइड बाई 2, और ये 1 ऊपर चला जाएगा, तो ये 1/2 बच जाएगा बस। तो ये 50% एफिशिएंसी एट मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र। अब ये एग्जांपल है कि अ सोर्स हैविंग एन ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ 20 वोल्ट्स एंड एन आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ 0.5, दिस इज कनेक्टेड थ्रू ट्रांसमिशन नेटवर्क ऑफ दिस। ट्रांसमिशन नेटवर्क है तो वो उसके साथ सीरीज़ में होगा, ठीक है, और आउटपुट इम्पीडेंस ये भी सीरीज़ में होगी। तो अब ये वाला पॉइंट है, व्हाट शुड बी द लोड इम्पीडेंस सो दैट द मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र। तो ये जो पूरी है यही बेसिकली मेरी Z आउटपुट है। इन दोनों का हम सम करेंगे तो 0.5 + 1.5 ये 2 आ गया, और J4 + J ये 5J आ गया। तो अब हमने क्या पढ़ा हुआ है कि when ZL इज़ इक्वल्स टू ZO का कॉन्जुगेट, तो फिर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होती है। इसका कॉन्जुगेट ले लो 2 - 5J, ठीक है, ये मेरे पास होगी तो होगी। और वो पावर ट्रांसफ़र कितनी होगी मैक्सिमम, वो इतनी होगी कि V² 20 का स्क्वायर ओवर 4RO, ठीक है। RO इज़ बेसिकली 2, तो 20² 4 × 2 50 वाट होगी ट्रांसफ़र इन अ सीरीज सर्किट इफ़ EO RO एंड RL are the source voltage, source resistance and load resistance, ठीक है।
respectively, and P and P max are the power transfer to the load and the maximum power that can be transferred to the load. ठीक है, find the value of the ratio P by P max in percent when the source resistance is 50% of the load resistance. अब ये क्या कह रहे हैं कि जो source resistance है जो कि RO है वो 50% है RL के, तो RL RO divided by 2. ठीक है, सॉरी, when the source resistance is 50% of the वो, तो आर एल ओवर आर एस जो होगी या आर ओ वो मेरे पास 2 हो जाएगी, इज इक्वल टू 2. ठीक है, तो अब हमें पता है कि जो हमारी इक्वेशन है, तो हम ये जो इसने इक्वेशन ऊपर दी थी, ये जो इसने इक्वेशन ऊपर दी थी हम इसके अंदर भी डाल सकते हैं. 4 आर एल ओवर आर ओ ये 2 था और ये भी 2 था, तो ये 4 टाइम्स 2 8 ओवर 1 प्लस 2 है ना 3, तो 3 का स्क्वायर. ठीक है, तो ऐसे करके हमारे पास वो पावर आ जाएगी. 3 का स्क्वायर इज़ 9. अब अगर इफ़ यू आर वंडरिंग कि ये इक्वेशन कैसे आई है, ये इक्वेशन सिंपली पी मैक्स है ना, तो ये इक्वेशन ऐसे आई थी कि पी की उसने हमें इंस्टेंटेनियस पी की उसने ये वैल्यू दी हुई है ना, तो आर ओ प्लस आर एल इंक्लूडेड होता है और आर एल, जो मैंने ये बात अभी नीचे प्रूव भी की थी. तो अब इसका अगर हम स्क्वायर ले लें, मतलब आर एल को हम बाहर कॉमन ले लें, तो पीछे बचेगा 1 प्लस आर ओ ओवर आर एल का होल स्क्वायर, राइट. और ये आर एल और आर एल ऊपर ऊपर नीचे कट जाएगा, नीचे एक बच जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर से आर एल स्क्वायर बाहर निकलेगा ना, तो आर एल ओवर आर एल स्क्वायर होगा, कट जाएगा. तो इसने बोला ये डिवाइडेड बाय पी मैक्स इज ई नॉट स्क्वायर ओवर 4 आर ओ. ठीक है, तो ये ई स्क्वायर से कट जाएगा, पीछे बचेगा ये आर ओ जो कि इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये होगा 4 आर ओ, और ये जो आर एल अगर मैं इसको भी ऊपर लिख लूँ तो नीचे बचेगा 1 प्लस आर ओ बाय आर एल और इस पूरे का स्क्वायर. ठीक है, यही इक्वेशन बिल्कुल नीचे लिखी हुई है पी ओवर पी मैक्स वाली. ठीक है, तो यहाँ से हमने निकाल लिया ये रेशो. आखिर है कि ह्यूमन नर्व सेल हैज़ एन ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ 80 millivolts and it can deliver a current of 5 nanoamperes through a 6 mega ohms load. What is the maximum power available from the cell? मैक्सिमम पावर अवेलेबल फ्रॉम द सेल का मतलब क्या है कि हमने ऐसी पावर निकालनी है व्हेन आर ओ इज इक्वल्स टू आर एल. अभी हमें नहीं पता ये कंडीशन मेट हुई है या नहीं हुई है. ठीक है, तो हमने इस पूरे उसकी एक करंट इक्वेशन लिख वोल्टेज इक्वेशन लिख देते हैं दोनों का ड्रॉप. ठीक है, तो आई एल टाइम्स आर ओ प्लस आर एल होगा, मतलब इसका ड्रॉप और इसका ड्रॉप. ठीक है, तो हमें पता है कि आर ओ की वैल्यू हमें नहीं पता, तो आर ओ की वैल्यू हम निकाल लेते हैं. आर एल भी हमारे पास है, आई एल भी है और ई नॉट भी है, तो सिंपली बस इसको आइसोलेट करेंगे तो हमारे पास आर ओ आ जाएगा 10 मेगा ओम्स. तो जब आर एल 10 मेगा ओम्स होगा तब वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करेगा. ठीक है, और जब वो 10 मेगा ओम्स होगा तो वो कितनी पावर ट्रांसफ़र करेगा, सिंपली हमने वो लिख दिए ई स्क्वायर ओवर 4 आर ओ. ठीक है, 10 मेगा ओम्स, तो ये 0.16 नैनो. तो विद दिस चैप्टर काइंड ऑफ कम्स एट द एंड, और ये बस 2 एरर्स रह गए. एनवायरमेंटल में एनवायरमेंटल इफेक्ट्स होते हैं और रैंडम में रैंडम इफेक्ट्स होते हैं.